Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 11th February 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about no confidence motion against Lok Sabha Speaker Om Birla ji. Important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. तो करंट न्यूज़ ये है कि अपोजिशन पार्टीज ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का फैसला किया है अगेंस्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी। कारण ये बताया जा रहा है इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के पीछे कि वो वेस्टेड इंटरेस्ट से या एक पार्टीशन मैनर में काम कर रहे हैं। पार्टीशन मैनर मतलब एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करते हुए काम कर रहे हैं। किस पार्टी को? ऑफ कोर्स रूलिंग पार्टी को फेवर करते हुए वो काम कर रहे हैं, ऐसा एलिगेशन लगाया है अपोजिशंस ने, अपोजिशन पार्टियों ने। कारण क्यों ऐसा उनको लग रहा है अपोजिशन पार्टीज को कि वो रूलिंग पार्टी को फेवर कर रहे हैं? उसके पीछे 2-3 इंसिडेंट्स बताए गए हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में बजट सेशन स्टार्ट होने के बाद लोकसभा में ऐसा हुआ कि द लोकसभा स्पीकर डिड नॉट अलाउड लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी टू कोट few words from former Indian Army Chief General M.M. Narvane's unpublished book। तो ये सारा का सारा जो कंट्रोवर्सी है वो इसी किताब से होकर के आ रहा है। एक किताब लिखी है जनरल M.M. नरवणे साहब ने, अभी वो किताब पब्लिश भी नहीं हुई है। उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो सरकार के अगेंस्ट हैं, प्रधानमंत्री जी के अगेंस्ट हैं, ऐसा कहा जा रहा है। उसको पूरे लोकसभा के सामने पढ़ना चाह रहे थे राहुल गांधी जी, उनको पढ़ने नहीं दिया गया, ऐसा अपोजिशन पार्टीज एलिगेशन लगा रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। साथ ही साथ अपोजिशन पार्टियों के 8 एमपीज को सस्पेंड भी कर दिया था ओम बिरला जी ने, लोकसभा के स्पीकर ने, फॉर देयर अनरूली बिहेवियर। देखिए, वो तो उनके पावर के अंतर्गत आता है, वो उनकी ड्यूटी भी है कि अगर लोकसभा में कोई अनरूली बिहेवियर दिखाए तो उसको वो सस्पेंड करे, ताकि लोकसभा के कंडक्ट जो हैं वो स्मूथ मैनर में चल पाए। तो अब उनका कहना है, ऑफ कोर्स उनका स्टैंड है कि आई वाज जस्ट डिस्चार्जिंग माय ड्यूटी, जबकि अपोजिशन पार्टियों का मानना है कि आप रूलिंग पार्टी को फेवर कर रहे थे, जो एक स्पीकर को नहीं करना चाहिए। स्पीकर शुड ऑलवेज एक्ट इन इम्पार्शियल एंड फेयर मैनर। तो इन सब एलिगेशंस के बाद अब अपोजिशन पार्टीज ने फैसला किया है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा। अब जब तक इस नो कॉन्फिडेंस मोशन पे फैसला नहीं हो जाता, ओम बिरला जी विल नॉट चेयर लोकसभा अंटिल द डिसीजन इज टेकन ऑन दिस मोशन, क्योंकि ये नियम भी है। ऐसा नहीं है कि वो मोरल ग्राउंड पे सिर्फ छोड़ रहे हैं, आगे मैं बताऊंगा। नियम भी है कि अगर किसी स्पीकर को रिमूव करने के लिए कोई मोशन लाया जाता है, तो जब तक वो मोशन पे पूरा फैसला हो नहीं जाता, तब तक द लोकसभा विल नॉट बी प्रिसाइडेड बाय दैट स्पीकर। तो ये तो करंट न्यूज है। अब न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है इतना एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इंपॉर्टेंट है अब इस साल के एग्जाम्स के लिए कि लोकसभा के स्पीकर के रिमूवल का क्या प्रोसीजर है, संविधान में क्या बातें लिखी गई हैं, उसके अलावा डिटेल्ड प्रोसीजर क्या है, ये सब कुछ आपको समझना होगा। तो अगर हम संविधान की बात करें तो आर्टिकल 94 टॉक्स अबाउट वैकेशन ऑफ सीट बाय लोकसभा स्पीकर। किन किन तरीके से सीट खाली हो सकती है बाय द लोकसभा स्पीकर, उसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 94 में। आर्टिकल 94 ए कहता है कि इफ द स्पीकर सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस, अगर उनकी मेंबरशिप खत्म हो सकता है वो डिस्क्वालीफाई हो जाए अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, किसी भी कारण से अगर उनकी मेंबरशिप, सदस्यता खत्म हो गई लोकसभा की, तो फिर ही नो लॉन्गर कैन कंटिन्यू आज स्पीकर ऑफ लोकसभा। दिस इज मेंशन इन आर्टिकल 94 ए। आर्टिकल 94 बी, अगर वो रिजाइन कर देते हैं तो उस केस में भी लोकसभा का जो पद है स्पीकर का वो खाली हो जाएगा। लोकसभा के स्पीकर अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को देखते हैं लोकसभा के, एंड अगर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को रिजाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर स्पीकर को देते हैं।
आर्टिकल 94C कहता है कि इफ he is removed by a resolution of the house then also the seat of लोकसभा स्पीकर will be vacated। तो ये 3 तरीके हैं जिससे लोकसभा स्पीकर की सीट खाली हो सकती है। एक, अगर उनकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाए, दूसरा अगर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, तीसरा अगर उनको रिमूव करने के लिए एक रिजोल्यूशन लाया गया लोकसभा में और वो रिजोल्यूशन पास हो गया। तो जो करंट केस है वहां पे आर्टिकल 94C के अंतर्गत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी को हटाने की कोशिश की जा रही है बाय अपोजिशन पार्टीज। अब एग्जैक्ट डिटेल्ड प्रोसीजर देखते हैं, क्या है प्रोसीजर फॉर रिमूवल। ये तो मोटी मोटी बातें हैं जो संविधान में लिखी गई हैं कि उनको रिमूव किया जा सकता है बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ द हाउस, लेकिन व्हाट आर द डिटेल्ड प्रोसीजर। तो डिटेल्ड प्रोसीजर्स रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ द स्पीकर इज मेंशन्ड इन रूल 200 to 203 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। तो लोकसभा एंड राज्यसभा के बिजनेस या एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए देयर आर सर्टेन रूल बुक्स, उसमें तमाम नियम कानून लिखे हैं। तो उसी के अंतर्गत रूल्स लिखे गए हैं जिसमें डिटेल्ड तरीके से बताया गया है कि व्हाट प्रोसीजर शुड बी फॉलोड फॉर रिमूवल ऑफ द स्पीकर। प्रोसेस जरा देखते हैं। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव्ड बाय अ रिजोल्यूशन पास्ड बाय लोकसभा बाय एन इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी होनी चाहिए रिमूवल के लिए। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब है मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एक्सक्लूडिंग द वैकेंट सीट। तो 545 सीटें हैं लोकसभा में, लेकिन किसी कारण से अगर मान लीजिए 5 सीटें खाली हैं तो 540 में से मेजॉरिटी यानी कि 271 सीटें या 271 वोट्स लोकसभा स्पीकर के अगेंस्ट होने चाहिए during no confidence motion voting, then he can be removed. That is the concept of effective majority. और भी नियम है। The motion of removal of the speaker of Lok Sabha can be moved only after giving 14 days of advance notice. उनको नोटिस दिया जाएगा 14 दिन का, उसके बाद उनके रिमूवल का मोशन पे फिर वोटिंग शुरू होगी, डिबेट डिस्कशन एंड वोटिंग शुरू होगी। तो 14 दिन का एडवांस नोटिस देना होता है, उसके बाद ही उनके रिमूवल मोशन के ऊपर डिबेट डिस्कशन वोटिंग होगी। रिमूवल के लिए जो मोशन लाया जाता है इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय एटलीस्ट 50 मेंबर्स ऑफ लोकसभा। 50 मेंबर्स शुरुआत में कम से कम उसको सपोर्ट करेंगे उस मोशन को, रिमूवल मोशन को, तभी जा करके एक नोटिस भेजी जाएगी लोकसभा स्पीकर को कि आपके रिमूवल की प्रोसेस शुरू की जाएगी 14 दिन बाद। तो 50 मेंबर्स को पहले साइन करके देना होगा, फिर लोकसभा स्पीकर को नोटिस जाएगा और उसके 14 दिन के बाद डिबेट डिस्कशन एंड वोटिंग होगी। वोटिंग में जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर उस मोशन को इफेक्टिव मेजॉरिटी मिल जाता है देन द लोकसभा स्पीकर विल बी रिमूव्ड। कुछ और बातें आपको ध्यान रखनी है कि व्हेन अ रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज अंडर कंसिडरेशन ही और सी कैन नॉट प्रिसाइड। जैसा कि मैंने आपको बताया भी, अब इस केस में ओम बिरला जी ने फैसला किया कि ही विल नॉट बी प्रिसाइडिंग। ये एक नियम भी है कि जब तक उनके रिमूवल का प्रोसेस चल रहा होगा ही विल नॉट प्रिसाइड द हाउस, लोकसभा। However, he can speak, take part in the proceedings of the house at such a time and vote in the first instance. तो वोट भी कर सकते हैं। He can take part in the proceeding as a member of the Lok Sabha, speak. He can speak also during debate and discussion. वोट भी कर सकते हैं in first instance, लेकिन अगर टाई हो जाता है तो उस केस में सेकेंड टाइम जब वोट करना होगा then he won't be voting, not in the case of equality of vote. तो की पॉइंट्स एक बार फिर से यहाँ पढ़ लेते हैं। प्रोसेस फॉर ब्रिंगिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट लोकसभा स्पीकर, सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 50 लोकसभा मेंबर्स रिक्वायर्ड, रिटन नोटिस मस्ट बी सेंड टू द स्पीकर 14 डेज इन एडवांस, द एलिगेशन मस्ट बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। क्या कारण है इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के पीछे, वो एलिगेशन भी स्पष्ट तरीके से बताया जाना चाहिए। इफ द मोशन इज एडमिटेड इट इज डिस्कस्ड एंड पुट टू वोट इन द हाउस। During the discussion, the speaker cannot preside. For passed, the motion requires effective majority in Lok Sabha. If motion is passed, Lok Sabha speaker must resign from the post. You see, लोक सभा के स्पीकर के रिमूवल के लिए ये प्रोसीजर है, बट राज्यसभा के चेयरमैन के रिमूवल के लिए प्रोसीजर थोड़ा अलग है।
क्योंकि राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वो सिर्फ राज्यसभा के चेयरमैन नहीं हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो उनके रिमूवल में लोकसभा का भी से होता है। आज तो मैं नहीं करा रहा हूं यहाँ पे, लेकिन अब इस साल के एग्जाम्स के लिए लोकसभा स्पीकर का रिमूवल प्रोसेस तो मैंने यहाँ डिटेल में करा दिया। राज्यसभा के चेयरमैन का रिमूवल प्रोसेस या वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है, वो भी एक बार जरा ध्यान से देखना होगा। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिमूवल प्रोसेस ऑफ लोकसभा स्पीकर। अभी से पहले ओम बिरला जी से पहले 3 ऐसे स्पीकर्स रहे हैं पास्ट में जिनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है। 1954 में जीवी मावलंकर साहब के अगेंस्ट लाया गया था। 1967 में हुकुम सिंह के अगेंस्ट लाया गया था। 1966 में हुकुम सिंह के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था लोकसभा के स्पीकर। एंड 1987 में बलराम जाखड़ जी के अगेंस्ट लाया गया था। तीनों ही इंस्टेंसेस में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था वो पास नहीं हो पाया। दैट मीन्स द लोकसभा स्पीकर्स वे आर नॉट मेड टू रिजाइन। लेकिन 3 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है अगेंस्ट लोकसभा स्पीकर्स इन द पास्ट बिफोर नाउ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट ओम बिरला जी। तो ये सब बातें आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखनी है। जो नोट्स मिलेगा ना प्रीलिम्स का, उसमें यहाँ पे टिक भी मार लेना, जेवी मावलंकर, हुकुम सिंह एंड बलराम जाखड़। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एक प्रश्न पूछा था यूपीएससी ने स्पीकर के ऊपर साल 2020 में, वंस अ स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर, डू यू थिंक दिस प्रैक्टिस शुड बी अडॉप्टेड टू इम्पार्ट ऑब्जेक्टिविटी टू द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इन लोकसभा? अब ये प्रैक्टिस है क्या? देखिए, वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर वाला जो प्रैक्टिस है ये यूके के पार्लियामेंट्री सिस्टम में फॉलो होता है। वहां पे जो स्पीकर बन जाता है, वहां के लेजिस्लेटिव बॉडी में, हाउस ऑफ कॉमन में जो स्पीकर बन जाता है, उसके बाद वो स्पीकर नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन लड़ने जाएगा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसके अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं होता है। वो इसलिए नहीं खड़ा होता है ताकि स्पीकर को एक बात की सर्टेनिटी दी जाती है कि अब आप अनक्वेश्चन अनचैलेंज तरीके से नेक्स्ट टाइम इलेक्शन जीत जाएंगे। जैसे समझने के लिए मैं बता रहा हूं, अभी ओम बिरला जी के ऊपर एलिगेशन लगाया जा सकता है, ओम बिरला जी के ऊपर एलिगेशन लगाया जा सकता है कि आप रूलिंग पार्टी को फेवर कर रहे हैं, क्योंकि अगले बार भी आपको इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन जीतेंगे तभी तो वापस से स्पीकर बनेंगे। तो रूलिंग पार्टी का आपको सहयोग चाहिए होगा, टिकट चाहिए होगा इलेक्शन लड़ने के लिए और जीतने के लिए। इसीलिए इनडायरेक्टली आपसे एक्सपेक्टेशन होगी, ये सब एलिगेशन की मैं बात बता रहा हूं बस समझाने के लिए, आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप इम्पार्शियल मैनर में काम करें, लेकिन आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्वर्ज करेंगे और थोड़ा सा टिल्टेड रहेंगे इन द फेवर ऑफ रूलिंग पार्टी, क्योंकि आपको उनकी जरूरत है भविष्य में, उनसे टिकट चाहिए और इलेक्शन भी लड़ना है। लेकिन यूके के अंदर कैसा है कि अगर मान लीजिए कि यूके वाला सिस्टम हमारे देश में फॉलो होता, वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर, तो ओम बिरला जी को इस बात की गारंटी है कि अगले बार वो इलेक्शन लड़ेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो उनके अगेंस्ट कोई पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगा। ये कन्वेंशन के तौर पे ब्रिटेन में फॉलो होता है, मतलब वो अनअपोज्ड इलेक्शन जीतेंगे अगले बार भी अगर वो लड़ना चाहे तो। और जब वो अनअपोज्ड जीत करके आएंगे लोकसभा में, तो उसके बाद उनको स्पीकर बनाया जाएगा। तो मतलब ही विल रिमेन स्पीकर एज लॉन्ग एज ही वांट्स। वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर, इट मीन्स Speaker's constituency remains unchallenged during election and the speaker can continue in the office until deciding otherwise. तो जब तक वो चाहे तब तक वो स्पीकर रह सकता है। इससे क्या है कि उसको एक अपने पोजीशन की गारंटी मिल गई और उसके बाद उसको किसी भी पार्टी को फेवर करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप उस स्पीकर से उम्मीद कर सकते हैं कि वो एकदम अनबाइस्ड मैनर में काम करे। तो ऐसी ही डिमांड कभी कभार भारत में उठती है कि वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर वाला कन्वेंशन भारत में भी फॉलो होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार देखने को मिलता है स्पीकर एक्ट इन टिल्टेड मैनर। सिर्फ लोकसभा के लेवल पे नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में तो अक्सर देखने को मिलता है कि स्पीकर्स हैव शोन फेवर टू द रूलिंग पार्टी। जैसे एक बड़ा पॉपुलर केस है निबाम राबिया केस ऑफ 2016।
उसमें अरुणाचल प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर ने 16 एमएलएस को डिस्क्वालीफाई कर दिया अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फाइंड किया कि दिस वाज डन विथ मैलिफाइड इंटेंशन एंड सुप्रीम कोर्ट रिवर्ट्स डिसीजन ऑफ द स्पीकर। तो कभी कभार स्पीकर्स आर फाउंड टू बी एक्टिंग इन वेस्टेड मैनर। तो इन सब कारणों से ये कन्वेंशन को भारत में भी अप्लाई करने की डिमांड होती है। अगर ये अप्लाई कर दिया गया तो स्पीकर इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन इम्पार्शियल, ऑब्जेक्टिव एंड फेयर मैनर। तो मैंने समझा दिया, अब आप चाहिए तो हिंट्स भी पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट प्रोएक्टिव लेबलिंग ऑफ एआई कंटेंट, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से समझिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2021 के अंतर्गत भारत सरकार ने एक नया रूल रिलीज किया है। तो एक मोटा मोटा कानून होता है, कानून पार्लियामेंट से पास होकर के आता है। उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स, रेगुलेशंस एंड बाई लॉज फिर एग्जीक्यूटिव्स यानी कि सरकार रिलीज करती है। ये जो पावर होता है एग्जीक्यूटिव्स का टू रिलीज रूल्स, रेगुलेशंस, बाई लॉज विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर लॉ, इस पावर को कहा जाता है पावर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ठीक है, तो ये सब बेसिक पॉलिटी के कॉन्सेप्ट हैं। मुद्दा ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत भारत सरकार ने कुछ नए रूल्स रिलीज किए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स। इन नए नियमों के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण देखिए, जो फोटो रियलिस्टिक एआई जनरेटेड कंटेंट है दैट हैज टू बी प्रोमिनेंटली लेबल्ड। आजकल ये एक बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न बनता जा रहा है। एथिक्स में भी इसका इस्तेमाल करेंगे आप, एथिक्स आंसर राइटिंग में। आजकल वीडियो का पता ही नहीं चलता है कि ये रियल वीडियो है कि एआई जनरेटेड वीडियो है। तो जो रियलिस्टिक फोटोज होंगे या वीडियोज होंगे, फोटो रियलिस्टिक कंटेंट, उनका लेबलिंग होगा, साइड में लिखा रहना चाहिए कि एआई जनरेटेड है। एआई वीडियोस, ऑडियोज बनाने वाले जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं एज पर न्यू रूल्स कि आपको जब भी इस तरीके का कंटेंट क्रिएट करना है तो आपको अपनी ये तरफ से एक लेबलिंग लगा देनी है कि ये एआई जनरेटेड कंटेंट है, ताकि कोई मिसलीड ना हो। जो भी सिंथेटिक कंटेंट होंगे, मतलब एआई जनरेटेड कंटेंट होंगे, अगर उनको लेबलिंग नहीं किया गया देन दैट कंटेंट विल बी कंसिडर्ड अनलॉफुल एंड सच अनलॉफुल कंटेंट हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स विद इन 2 to 3 hours इफ डायरेक्शन इज रिलीज बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट या कोर्ट। तो इस तरीके का अगर डायरेक्शन रिलीज किया जाता है कि ये अनलॉफुल कंटेंट है, इसको आप रिमूव करें क्योंकि है ये एआई जनरेटेड लेकिन इसमें एआई लेबलिंग है नहीं, उस केस में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उनको 2 से 3 घंटे में उस कंटेंट को रिमूव करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 20 फरवरी के बाद से, तो ज़्यादा टाइम है नहीं। 20 फरवरी के बाद से देखते हैं इसमें क्या इम्प्रूवमेंट या क्या सच में अप्लाई होता है कि नहीं होता है। आजकल तो फ़ोन उठाते समझ नहीं आता है कि कौन सा वीडियो रियल है, कौन सा एआई जनरेटेड है। तो आफ्टर 20 फरवरी देखते हैं कि इसका रियल ग्राउंड इम्पैक्ट देखने को मिलता है या नहीं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट 4 ग्लोबल कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। क्विकली रिवाइज कर लेते हैं अबाउट कोरल्स, देन कोरल ब्लीचिंग एंड देन विल कम टू द करंट न्यूज अबाउट कोरल ब्लीचिंग इवेंट। देखिए, आपने कोरल एंड कोरल ब्लीचिंग्स के बारे में ज्योग्राफी क्लास में तो पढ़ा ही होगा, मैं क्विकली रिवाइज करा देता हूँ। कोरल्स आर टाइनी एनिमल्स which are sessile also. Sessile मतलब one part of their body remains connected with the oceanic floor. एक पार्ट ओशनिक फ्लोर से कनेक्टेड रहता है, दूसरा पार्ट जो है उनका वो टेंटेकल लाइक हैंड्स रहता है उनका, जो पानी में तैरता रहता है। तो एक हिस्सा जमीन से ऐसे कनेक्टेड है ओशनिक फ्लोर से और दूसरा हिस्सा जो है वो पानी में तैर रहा है, टेंटेकल लाइक हैंड्स। और उस दूसरे हिस्से से वो लोग वाटर से फूड को एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड दे एक्सट्रैक्ट फूड फ्रॉम वाटर एंड पुट इट इन देयर माउथ। तो एकदम अगर क्लोथ से जाकर के देखें तो ऐसे दिखेंगे ये कोरल्स। ये है बीच में उनका माउथ, इनके टेंटैकल्स, और इन टेंटैकल से ये की मदद से वाटर से ये फूड को कैच करते हैं और अपने माउथ में पुट करते हैं। एक एक कोरल्स को कहा जाता है कोरल पॉलिप्स, बट कोरल अकेला नहीं रहता, लाखों लाखों की संख्या में रहता है। लाखों लाखों की संख्या में जब एक साथ रहते तो इनको कहा जाता है कोरल कॉलोनीज। तो ये तो बात हो गई कोरल्स की। दे आर टाइनी मरीन एनिमल्स, दे आर सेसाइल इन नेचर एंड दे हैव टेंटेकल लाइक आर्म्स।
जहां से वो फूड कैच करते हैं। अब कोरल रीफ्स की बात करते हैं। इसी कोरल रीफ इज ए मैरीन लैंड फॉर्म, ओशन में बनने वाला लैंड फॉर्म है। ये कैसे बनता है समझिए। ये जो कोरल पॉलिप्स हैं, इनमें से बहुत सारे कोरल पॉलिप्स करते क्या है कि वाटर से कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को, लाइमस्टोन जिसको कहते हैं, चूना, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं वाटर से, और वो अपने ऊपर उसको इकट्ठा करते रहते हैं, जिससे उनका बॉडी जो है वो हार्ड हो जाए, उनको एक स्केलेटन मिल जाए, हड्डियां मिल जाए। बट इस तरीके के सिस्टम को कहा जाता है एक्सोस्केलेटन सिस्टम, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर स्केलेटन नहीं है, बॉडी के ऊपर वो कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन, जिसको चूना भी कहते हैं, वो अपने ऊपर धीरे 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 इकट्ठा करते रहते हैं। इससे क्या होता है कि इनका जो बॉडी है वो हार्ड हो जाता है। वाई दे डू दैट? दे डू दैट सो दैट दे गेट सम स्टेबिलिटी। अदरवाइज वाटर फ्लो होगा तो वो ब्रेक हो जाएंगे, पूरी तरह से अपरूटेड हो जाएंगे फ्रॉम द फ्लोर। तो इस कारण से वो वाटर से कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा करते रहते हैं, अपने बॉडी के ऊपर इकट्ठा उसको जमाते रहते हैं। इससे वो अपने लिए एक्सोस्केलेटन, मतलब आउटसाइड में अपने लिए एक स्केलेटन जैसा सिस्टम डेवलप करते हैं। नॉट ऑल कोरल्स डू दिस, नॉट ऑल कोरल पोलिप्स डू दिस। दोज हु डू इट आर नोन एज हार्ड कोरल्स, दोज हु आर नॉट एबल टू डू इट दे आर नोन एज सॉफ्ट कोरल्स। अब होता क्या है कि जिस हार्ड कोरल ने, हार्ड कोरल पॉलिप ने, जिसने अपने ऊपर ये कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा किया था, विथ टाइम इट विल डाई। ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी डाइज, तो कोरल्स ऑल्सो डू डाई। व्हेन दीज कोरल पॉलिप्स, हार्ड कोरल पॉलिप्स डू डाई, they leave behind the calcium carbonate that was captured by them and put over their body. They leave it behind. वो कैल्शियम कार्बोनेट फिर डिपॉजिट होता रहता है। मान लीजिए ये हार्ड कोरल्स हैं, इन्होंने अपने ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा किया हुआ था। अब व्हेन दे डाई, दिस कैल्शियम कार्बोनेट विल रिमेन ऑन दिस ओशनिक फ्लोर। फिर इनके ऊपर नए कोरल्स बनेंगे। दीज नए न्यू कोरल्स विल अगेन एक्सट्रैक्ट कैल्शियम कार्बोनेट, विल बी turned hard corals. When they die, then again that calcium carbonate will be left behind as a deposition. और इस कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिशन के कारण लेयर आफ्टर लेयर आफ्टर लेयर डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मैरीन लैंडफॉर्म, जिसको कहा जाता है कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स अलग अलग तरीके के मरीन लैंडफॉर्म्स होते हैं। जब स्पेसिफिक आपने ये नाम सुना होगा, फ्रिंजिंग रीफ्स, बैरियर रीफ्स, अटोल्स, तो इस तरह के अलग अलग उनके सेटलमेंट या डिपोजिशन के स्ट्रक्चर के बेसिस पे इन कोरल रीफ मरीन लैंडफॉर्म्स को अलग अलग नाम दिया गया है। अब थोड़ा ये भी समझते हैं कि व्हेन जनरली कोरल्स आर अलाइव, उनका नेचुरल कलर तो वाइट है, लेकिन आप किसी भी कोरल कॉलोनी में देखोगे तो बड़ा कलरफुल दिखेगा आपको। उसके पीछे कारण ये है कि कोरल्स लिव इन सिम्बायोटिक रिलेशन विथ अ मरीन प्लांट लाइक एंटिटी, जिसका नाम है जूजैंथले। तो इस तरीके का होता है जूजैंथले, जो ओशन में मिलता है। ये कोरल्स एंड जूजैंथले जनरली आपको वार्म वाटर में मिलेंगे, वार्म वाटर में ही मिलेंगे। अब ये जो जूजैंथले होता है, इट इज प्लांट लाइक मरीन ऑर्गेनिज्म, इट इज वेरी वेरी कलरफुल, and zooxanthellae lives in symbiotic relation with coral polyps. Symbiotic relation means where both organisms living with each other benefit each other. तो इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में कोरल प्रोवाइड स्ट्रक्चर या हाउस टू द जूजैंथलेस। जूजैंथलेस को भी वाटर फ्लो से थोड़ा प्रोटेक्शन मिल जाता है जब कोरल्स के साथ रहते हैं, तो बिकॉज कोरल्स आर हार्ड स्ट्रक्चर। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि कोरल्स प्रोवाइड हाउस या सेफ्टी टू द जूजैंथलेस, जबकि जूजैंथलेस दे आर मरीन प्लांट्स, तो दे मेक फूड फ्रॉम सनलाइट एंड दैट फूड इज कंज्यूम्ड बाय द कोरल पॉलिप्स। तो दिस इज द सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन कोरल एंड जूजैंथलेस, कोरल पॉलिप्स एंड जूजैंथलेस। आज लॉन्ग एज जूजैंथलेस आर अराउंड द कोरल्स, पूरा का पूरा जो कोरल कॉलोनी है, इट अपीयर्स वेरी वेरी कलरफुल। होता क्या है कि दीज कोरल्स, दो दे आर फाउंड इन वार्म वाटर, ट्रॉपिकल वार्म वाटर में ही मरीन रीजन में पाए जाते हैं, लेकिन दे आर वेरी सेंसिटिव टू एक्सेसिव लाइट एंड टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ गया ओशनिक वाटर का, या वहां पे लाइट अवेलेबिलिटी बढ़ गई सन की,
तो उस केस में द कोरल्स find it uneasiness for themselves. They become uneasy in presence of excessive light and temperature. And when they are feeling uneasy, yeah, when they are under stress, so the first thing that corals do is to expel zooxanthellae. अपने पास से zooxanthellae को भगा देते हैं. आप कभी स्ट्रेस में हो तो सबसे पहले अपने आसपास में जो आपके दोस्त आपके भरोसे पल रहे हैं उनको आप अपने घर से निकालते कि भाई तुम निकलो, अभी पहले मुझे अपना जीवन देखने दो. वैसा ही कुछ है यहाँ पे. जब लाइट या टेम्परेचर बढ़ जाता है एंड कोरल्स आर नाउ अंडर स्ट्रेस, द फर्स्ट थिंग दे डू इज टू एक्सपेल जूजैंथलेस. उसके बाद दीज कोरल्स अपीयर द वे दे वेयर ओरिजिनली, दैट इज वाइट. तो वाइट वाइट दिखने लगते हैं इस तरीके से वंस दे हैव एक्सपेल्ड जूजैंथलेस. इस फिनोमेना को कहा जाता है कोरल ब्लीचिंग when zooxanthellae have been exposed. Once coral bleaching happens, मतलब zooxanthellae are not around the corals. उसके बाद corals are left on their own to have their food. उस केस में बहुत बार होता क्या है कि the corals are not able to survive. Corals are infected with many fatal diseases also. तो coral bleaching itself is not coral death. कोरल ब्लीचिंग का मतलब डेथ नहीं है, बट दैट इज एन इंडिकेटर दैट नाउ कोरल्स आर अंडर स्ट्रेस. और एक बार जब कोरल्स स्ट्रेस में है यानी कि कोरल ब्लीचिंग हो रही है तो नेक्स्ट स्टेज में ये भी देखने को मिलता है कि मोस्ट ऑफ द कोरल्स डू डाई. सो दिस point has to be kept in mind from exam perspective, that coral bleaching itself does not mean that corals have died, but it is an indicator that corals are now under stress, and that may lead to death of the corals also, because once coral bleaching happen, then corals also get infected with fatal diseases and generally they do die. मेन रीजंस बिहाइंड कोरल ब्लीचिंग. कोरल ब्लीचिंग के पीछे जैसा कि मैंने आपको बताया लाइट एंड टेम्परेचर सेंसिटिवनेस है. इट मेनली हैपेंस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज या ह्यूमन फैक्टर्स लाइक इलीगल फिशिंग एंड कंस्ट्रक्शन. तो ह्यूमन फैक्टर्स एंड क्लाइमेट चेंज कलेक्टिवली आर लीडिंग टू कोरल ब्लीचिंग एंड मास कोरल डेथ एज वेल. अब आते हैं करंट आर्टिकल पे. ये जो आर्टिकल है द हिंदू में आया है, ये बताता है कि दुनिया में 4 बार ग्लोबल लेवल पे मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स देखने को मिले हैं. मतलब कोरल ब्लीचिंग तो चलता ही रहता है, कोरल ब्लीचिंग होती है, कोरल्स रिकवर भी करते हैं, ये सब तो चलता ही रहता है. बट 4 बार ऐसे इवेंट्स देखे गए हैं जहां पे मास लेवल पे कोरल ब्लीचिंग हुई है एंड टू सम एक्सटेंट कोरल्स की डेथ हुई है. द फर्स्ट सच इवेंट वाज इन 1998. इट वाज ट्रिगर्ड बाय स्ट्रॉन्ग एल नीनो लीडिंग टू मास कोरल ब्लीचिंग एंड टू सम एक्सटेंट कोरल मोर्टेलिटी. सेकेंड हैपेंड इन 2010. यहाँ पे भी एक्सेसिव हीटिंग इन द वाटर ऑफ इंडियन ओशन, साउथ ईस्ट एशियन रीजन एंड कैरेबियन रीजन, उस कारण से कोरल ब्लीचिंग देखने को मिला. द थर्ड ग्लोबल कोरल ब्लीचिंग इवेंट स्पैंड फ्रॉम 2014 टू 17. इट वाज लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट सीवियर. इसमें 50% से भी ज़्यादा कोरल रीफ्स हैव एक्सपीरियंस्ड ब्लीचिंग. तो ये है थर्ड कोरल ब्लीचिंग. 50% से भी ज़्यादा corals have experienced bleaching, and the fourth global coral bleaching event has started in 2023, and it is expected to be even more severe than the third global coral bleaching event. It is still going on and it may lead to damage to about 80% of the coral reefs in the world. तो ये 4 मेजर ग्लोबल ब्लीचिंग कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स देखने को मिले हैं. जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी, ग्रीन हाउस गैस इमिशन बढ़ता जाएगा, कोरल ब्लीचिंग के मास लेवल पे ग्लोबल कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स के केसेस और होंगे, जिससे पूरे दुनिया भर के कोरल रीफ्स के सर्वाइवल पे खतरा आएगा. और कोरल रीफ्स अगर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो फिर उनसे एसोसिएटेड जो वास्ट इकोसिस्टम है, क्योंकि कोरल रीफ्स डू नॉट अलोन लिव विद जूजैंथलेस, उसके साथ साथ वहाँ पे बहुत सारी फिशेस होती हैं, तो ये प्रोवाइड करता है हैबिटेट फॉर मेनी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. इट इज़ इनफैक्ट कंसिडर्ड एज रेन फॉरेस्ट इन द वाटर. वो पूरा पूरा मरीन इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड मास लेवल कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स, जो पिछले कुछ सालों में फ्रिक्वेंटली हो रहा है. और उसका जो से इम्पैक्ट है वो पिछले कोरल ब्लीचिंग इवेंट के मुकाबले अगले बार और ज़्यादा हो रहा है. तो इसका आने वाले टाइम में
ओवरऑल मरीन इकोसिस्टम पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025। एथिक्स पेपर में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है इस न्यूज का। देखिए, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, किसी भी देश के अंदर करप्शन कितना है वो मेजर करने की कोशिश की जाती है अंडर दिस इंडेक्स। इसमें मेनली पब्लिक सेक्टर के अंदर करप्शन कितना है वो जानने की कोशिश की जाती है। अब इसको मेजर करने का कोई ऑब्जेक्टिव तरीका तो है नहीं, तो इसको जानने के लिए एक्सपर्ट्स असेसमेंट एंड ओपिनियन बेस्ड सर्वेस किए जाते हैं टू एस्टिमेट कि किस देश के अंदर कितना करप्शन है। एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पब्लिश करता है एक इंटरनेशनल एनजीओ, बर्लिन बेस्ड इंटरनेशनल एनजीओ, जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो एनजीओ है, इट डिफाइंस करप्शन एज अब्यूज ऑफ पावर फॉर प्राइवेट गेन। तो ये एथिक्स पेपर में ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल डिफाइंस करप्शन एज अब्यूज ऑफ पावर फॉर प्राइवेट गेन। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में दुनिया भर के देशों को रैंक दिया जाता है एंड स्कोर दिया जाता है। स्कोर इज गिवन बिटवीन 0 to 100। जितना ज्यादा स्कोर होगा आप मान लीजिए कि वो देश उतना क्लीन है, जितना कम स्कोर होगा माना जाएगा कि वो देश उतना करप्ट है। अब साल 2025 का रिपोर्ट या 25 का इंडेक्स 2026 में आया है। तो रिसेंटली करप्शन परसेप्शन इंडेक्स फॉर 2025 हैज बीन पब्लिश्ड, जिसमें भारत की रैंकिंग 91 दी गई है आउट ऑफ 182 कंट्रीज। पिछले साल इंडिया का रैंक 96 था, तो पिछले साल के मुकाबले 5 रैंक हम बेहतर हुए हैं। हर साल के तरह इस साल भी डेनमार्क हैज बीन रैंक्ड एट द टॉप, यानी कि क्लीनेस्ट कंट्री, फॉलोड बाय फिनलैंड एंड सिंगापुर। मोस्ट करप्ट देशों में साउथ सुडान एंड सोमालिया जैसे देश हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव से रिलेटेड जो प्रश्न था उसमें पहला स्टेटमेंट गलत है। इंडिया श्रीलंका के अलावा मालदीव वाज द फाउंडिंग मेंबर नॉट मॉरिशस। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। बायोपायरेसी से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। भितरकनिका में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलता है, डेजर्ट नेशनल पार्क में ग्रेट इंडियन बास्टर्ड मिलता है, लेकिन हुलो गिबॉन जो है वो एराविकुलम केरला में नहीं मिलता, वो नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, इसलिए थर्ड पेयरिंग इज रॉन्ग। सैस्पोकैलिप्स तो सीधा सीधा है वाइड स्प्रेड कोलैप्स ऑफ सैस कंपनीज। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर सर फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।